चलिए इसमें कुछ पहले कल कौन सा चैप्टर हुआ था? हाँ, स्केलेटन सिस्टम याद हो गया है पूरा? क्यों? वो तो आप लोग का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है याद नहीं करना। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। फिर भी थोड़ा बहुत याद रखना है। जो नोट्स लिखवाए हैं बस वही पढ़िए। कोई बुक उसमें पढ़ने का जरूरत नहीं। साइंस में जितना नोट्स में लिखा दे रहे हैं बस उतना भी आप करके जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, नहीं छूटेगा। एमसीक्यू बस बना लेना है। उसके बाद एमसीक्यू बना लेना है। घटना चक्र चाहे कहीं से भी एमसीक्यू जहां से मिले सब ठीक है। लूसेंट का एमसीक्यू, क्राउन का एमसीक्यू, घटना चक्र का कहीं से भी एमसीक्यू बना लीजिए। हाँ, किस में? घटना चक्र में हार्ड है? हमको तो ज्यादा हार्ड लूसेंट का क्वेश्चन दिखता है। हाँ, लूसेंट में ज्यादा हार्ड मिलेगा आपको। घटना चक्र वगैरह में क्या है ना कि सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए आसान लगता है। और उसमें है कि फैक्ट वाला क्वेश्चन है लूसेंट वगैरह में, अब फैक्ट ज्यादा याद रहता नहीं है। और उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन तो सभी को याद हो जाता है। समझ गए? तो पारिस्थितिकी बोन में पूरा स्केलेटन सिस्टम आपको याद रखना है, ठीक है? कि रिब्स में कितने बोन्स हैं या फिर वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन हैं, एपेंडिकुलर बोन कितने सारे होते हैं, एक्सियल बोन कितने सारे होते हैं, स्कल में कितने सारे बोन हैं। सब लिखाए थे ना कल? वो सब याद रखना है। स्टर्नम कैगो है? कैगो स्टर्नम? क्लेविकल? है? टीबिया? फेबुला? स्कैपुला? है? पैलेंजेज? तो सब याद कर लीजिएगा, ठीक है? सब 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी किसको कहा जाता है? इकोलॉजी को अगर डिफाइन किया जाए, ईवीएस बहुत बड़ा पोर्शन है, उसमें साइंस से रिलेटेड जो ईवीएस है वो पढ़ा रहे हैं हम बस। ठीक है, साइंस से रिलेटेड ईवीएस पढ़ेंगे बस। इकोलॉजी को क्या डिफाइन किया गया है लिखिएगा। जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी का जनक हैकल को कहा जाता है, जबकि यह शब्द रेटर ने दिया था। इकोलॉजी के दो घटक हैं। पहला जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट
और अजैविकों, ये बायोटिक कंपोनेंट। अब यदि पूछा जाए कि जैव घटक क्या है, बायोटिक कंपोनेंट, इसमें सभी सजीवों को उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक के रूप में रखा गया है। हो गया। तो इकोलॉजी किसको कहा जाएगा? इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो संबंध है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे अगर पौधा का बात किया जाएगा तो कुछ पौधे केवल डेजर्ट में ही ग्रो कर सकते हैं, उन पौधों को क्या कहा जाता है? जेरोफाइटिक प्लांट। कुछ पौधे सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, उनको हाइड्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वह नमकीन मिट्टी में मिलेंगे केवल, उनको हेलोफाइटिक प्लांट कहा जाता है। कुछ पौधे केवल छायादार जगह पर मिलेंगे, उनको सेकियोफाइट्स प्लांट कहा जाता है। जेरोफाइट 2000% रहेगा ऑप्शन। हिंदी नाम पूछ रहे हैं उसका क्या? हिंदी में मरुदभिद कहा जाता है और अंग्रेजी में जेरोफाइट्स कहा जाता है। ओ देखिएगा। ठीक है। तो ये सब पौधा हो गया। जैसे नमकीन मिट्टी में होगा तो क्या बोलेंगे? हेलोफाइट्स। डेजर्ट में होगा तो जेरोफाइट्स। पानी में होगा तो हाइड्रोफाइट्स। ठीक है। और सेकियोफाइट्स बोलेंगे छायादार, हेलियोफाइट्स बोलेंगे छायादार जगह पर रहेगा। तो सबका अलग अलग नाम है, वो सब हम लोग लिखेंगे। तो सब पौधों का परिस्थिति के अनुसार ही रह सकता है। अब जो पोलर बियर है, उस पोलर बियर को हम लोग अगर यहाँ आग ला करके रख दे तो जीवित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इतना ज्यादा टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं करेगा। उसको रहना है 18 डिग्री माइनस में, 20 डिग्री माइनस में रहता है, यहाँ नहीं सर्वाइव करेगा। हम लोगों को भेज दिया जाए वहां पर तो हम लोग तो सर्वाइव कर जाएंगे, रजाई वजाई ले होके जाएंगे यहाँ से, है ना, तो सरवाइव कर जाएंगे। तो मनुष्य चूंकि वार्म ब्लडेड एनिमल है तो इसका बॉडी टेम्परेचर चेंज जो है वो नहीं होता है, हर जगह पर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट के साथ क्या है? कुछ संबंध है। अब जितने सारे आप कार्निवोरस एनिमल को देखेंगे उनकी आंखें कहाँ होती है? फोरहेड के नीचे। कार्निवोरस माने मांसाहारी जानवर, उसका आंख कहाँ होता है? फोरहेड के नीचे होता है। क्यों रहता है? शिकार करने के लिए। शेर, चीता, तेंदुआ, इसका आंख कहाँ रहेगा? फोरहेड के नीचे। और जो शाकाहारी जंतु है उसका आंख कहाँ रहता है? किनारे रहता है। हिरण का देख लो, बकरी का देख लो, और भी जो शाकाहारी जानवर है उनका देख लो, आंख कहाँ है? किनारे है। वो चारों तरफ देख लेगा कि कहाँ से उसका शिकारी आ सकता है। समझ में आ रहा था? क्यों है? हैबिटेट के आधार पर। हम लोगों से ज्यादा अनुकूलित डेजर्ट में रहने के लिए कौन है? ये ऊंट है। ऊंट का जो पैर होता है वो गद्देदार होता है, बालू में धंसता नहीं है। हम लोग चलेंगे बालू में पैर धंस जाएगा, उसका पैर नहीं धंसता है, तो दौड़ सकता है आसानी से बालू में। उसके पानी एक तो डेजर्ट में कम मिलता है, तो पानी कम मिलता है तो उसके कुब्बड़ में जगह होता है, स्पेस होता है। तो एक बार वो अपने कुब्बड़ में कम से कम 70 से 100 लीटर के बीच पानी को भर लेता है। अब 100 लीटर पानी उसके पास हो गया तो आराम से 1 सप्ताह 15 दिन उसको पानी नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने कुबड़ में वो खूब सारा वसा जमा करके रखता है, फैट। अब जैसे जो मोटे लोग होते हैं जिनके शरीर में फैट अधिक रहता है, अगर उनको अधिक दिनों तक फास्टिंग करना हो, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन फास्टिंग करना हो, तो वो आसानी से क्या कर सकते हैं? फास्टिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? उनको कमजोरी तनी कम मिलेगा, शरीर में वसा क्या है? ज्यादा है, वीकनेस हो जाता है, वसा ज्यादा होता है उनके शरीर में। एक और चीज होता है देखना, उन लोगों को ठंड भी कम लगता है। बॉडी में फैट ज्यादा हो, दुबला पतला इंसान थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा वो बेचारा कंबल रजाई ओढ़ ओढ़ लेगा।
मोटा इंसान जो होता है उसको ठंड भी क्या होता है, कम लगता है। उसके शरीर में इतना ज्यादा वसा है कि वसा जो है हीट को बाहर जाने नहीं देता है, बॉडी के हीट को क्या करता है, रोक करके रखता है। तो ऊंट के भी कुबड़ में क्या रहता है, वसा रहता है, फैट। उस फैट को अगर भोजन ज्यादा दिन तक नहीं मिल रहा है तो उसी को वो क्या कर रहा है, ब्रेक तोड़ तोड़ करके एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते रहता है। तो वो ज्यादा अनुकूलित है। मरुस्थल में मिलने वाले पौधों को देखिएगा तो उन पौधों का पत्ता की जगह पर कांटा रहता है, ताकि पानी का लॉस कम हो। पत्ता रहेगा तो पत्ता में स्टोमाटा है, स्टोमाटा है तो जल का वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। तो पत्ता की जगह क्या हुआ, कांटा। पूरा पौधा के शरीर पर वैक्स का, मोम का एक परत होता है, ताकि तना से भी पानी बाहर नहीं निकले। उनका जो जड़ होता है मरुस्थलीय पौधों का, वो कोलोनिकल रूट होता है। कैसा रूट होगा, कोलोनिकल। हम लोग की तरफ जो जड़ है मिट प्लांट का, वो दूर तक फैला रहता है, और मरुस्थलीय पौधों में नीचे गया रहता है, ताकि पानी डालिएगा तो पानी रिश्ते रिश्ते कहाँ जाता है, नीचे चला जाता है। तो नीचे के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए कोलोनिकल रूट पाया जाता है। तो हर एक जीव का बॉडी स्ट्रक्चर उसके परिवेश के अनुसार ही होता है, ठीक है। और उसी परिवेश और जीव के संबंध का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले देने वाला, इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था, अर्नेस्ट हैकल। और यह शब्द जो है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी देने वाला कौन व्यक्ति है, रेटर, ठीक है। इकोलॉजी में दो घटक हैं, पहला घटक बायोटिक कंपोनेंट या जैव घटक, दूसरा ए बायोटिक कंपोनेंट या फिर अजैव घटक। बायोटिक कंपोनेंट अगर देखोगे तो किसको कहा जाता है, तो इसमें सजीवों को रखा गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को तीन ग्रुप में रखा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। तो पूछा जाए आपसे कि उत्पादक किसे कहा जाएगा, उत्पादक या प्रोड्यूसर। देखिएगा इसमें सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल को रखा जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है उपभोक्ता, कंज्यूमर। इसके तीन प्रकार हैं। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, या इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। लिखेंगे इसमें शाकाहारी जंतुओं को रखते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, बकरी, हिरण, शेर भी आएगा क्या, हाथी, जिराफ इत्यादि। दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें वैसे जीव आते हैं जो शाकाहारी होते हैं और
प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हो सर्वाहारी। एग्जाम्पल में मानव, बिल्ली, सियार इत्यादि। और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। टर्शियरी कंज्यूमर। इसमें उच्च मांसाहारी जीव आते हैं। एग्जाम्पल में शेर, बाघ, चीता इत्यादि। क्या बोले? कहाँ? शाकाहारी। बट सर्वाहारी जीव आते हैं द्वितीयक में, तो सर्वाहारी शाकाहार भी खाता है, मांसाहार भी खाता है। सेकेंडरी में देखो क्या लिखा, वैसे जीव जो शाकाहारी होते हैं, माने वह घास फूस भी खाएगा, और प्राथमिक उपभोक्ता मतलब इन सबको भी खा जाएगा, उसको कहते हैं। सर्वाहारी लिखे तो हैं। छाप लिए? हम्म? अंगूर वाला लोमड़ी था जो कहानी पढ़ते थे ना, अंगूर देख करके मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, चलो हो गया। तो उपभोक्ता जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, जैव घटक। जैव घटक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला क्या है? उत्पादक। दूसरा क्या है? उपभोक्ता। यह पहला था उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता। उत्पादक कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ हरे पौधों को किसमें रखा गया है? उत्पादक में। ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। ठीक है। ये ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? सूर्य के प्रकाश पर। ठीक है। अगर उत्पादक खत्म हो जाए तो ये उपभोक्ता भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अगर इसको हम लोग श्रृंखला में लिखने का प्रयास करें तो पहले क्या लिखेंगे? उत्पादक, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, और उपभोक्ता पर कौन निर्भर रहता है? अपघटक,
रहता है ना। तो अगर उत्पादक खत्म, उपभोक्ता खत्म, उपभोक्ता खत्म, अब घटक खत्म, और ये उत्पादक किस पर डिपेंड रहता है? सूर्य के प्रकाश पर। तो अगर सूर्य खत्म हो गया तो पूरा का पूरा धरती से जीवन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब ये कहिएगा मांसाहारी जीव कैसे रहे? तो मांसाहारी सब एक दूसरे पर एक चेन में, श्रृंखला में बंधे हुए हैं, तो सबका, इसीलिए सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं? वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य को क्या बोला जाता है? वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी, जीवनी ऊर्जा का स्रोत किसे बोला जाता है? सूर्य को। तो सूर्य अगर खत्म होगा तो धरती से जीवन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो उसके बाद इस उत्पादक कौन होगा? हरे पौधे। और कौन होगा? नीलहरित शैवाल। ठीक है। धरती पर सबसे पहले यही ना आया था, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। तो ये भी प्रकाश संश्लेषी और उत्पादक की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता कौन होता है? तो उपभोक्ता आपका तीन तरह का होता है। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी जानवर। ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी जानवर, और तृतीयक उपभोक्ता सिर्फ मांसाहारी। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर उच्च मांसाहारी, हाइयर कार्निवोरस इन्हें कहा जाता है। ठीक है। तो ये सिर्फ उच्च मांसाहारी जीव हैं। तीनों क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तीसरे नंबर पर आता है अपघटक। अपघटक ये क्या होते हैं? तो लिखिएगा, ये मृत जीवों के शरीर को नष्ट कर पुनः कार्बनिक या अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। एग्जाम्पल में मिथेनोजेन जीवाणु, कुछ कवक, अपघटक जीवाणु इत्यादि। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, गिद्ध को एस्केवेंजर कहा जाता है। अगर ए बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? ये या इसमें निर्जीव वस्तु जैसे तापमान, मिट्टी, जल, पर्वत इत्यादि आते हैं। हो गया? हम्म। लिख लिए?
कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो अपघटक किसको कहा जाता है? जो डेड और डिके मटेरियल पर सरवाइव करता है, मृत सड़े गले जीवों को खाएगा, वो अपघटक है। जैसे मिथेनोजेन बैक्टीरिया, कुछ कवक आते हैं इसमें, और डिकम्पोजर बैक्टीरिया, ये सब आता है। गिद्ध को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहते हैं। ठीक है, सबसे दूर नजर इसका गिद्ध का रहता है, मरे हुए मांस को बहुत जल्दी देख लेता है। कैसे गिद्ध की संख्या खत्म हो रही है, इसके बारे में, प्रदूषण अभी इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, उसमें देखेंगे। अजैव घटक मतलब ये बायोटिक कंपोनेंट, इसमें कौन रखा था है? निर्जीव वस्तु, जैसे तापमान, मिट्टी, पर्वत, सागर, ये सब आते हैं। ठीक है, नोट में कुछ पॉइंट लिखिएगा। सिस्टमेटिक्स का चार्ट याद है ना? सिस्टमेटिक्स का चार्ट जो लिखवाए थे आप लोगों को, नहीं याद है? पहले दिन ही लिखवाए थे, पहले या दूसरे दिन। उसमें इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर सब था। ठीक है, तो वो चार्ट इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले उसमें हमने कहाँ से शुरू किया था? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल से क्या बना था? सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल से सेल, सेल से टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, बॉडी। बॉडी कहाँ रहेगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहाँ रहेगा? कम्युनिटी। कम्युनिटी कहाँ रहेगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, बायोम। बायोम किस में रहेगा? बायोस्फीयर। तो पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा सजीवों के रहने का स्थान क्या होता है? तो बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर, जैव मंडल या फिर पारितंत्र इसको कहते हैं, या जीव मंडल कहते हैं। पूछा जाए कि इनमें से मनुष्य कहाँ पर रहता है, तो क्या बोलिएगा? बायोस्फीयर में रहता है। नोट में एक दो पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा नोट का, पारितंत्र की सबसे छोटी इकाई, हाँ पारितंत्र, अंग्रेजी में कहते हैं इकोसिस्टम। पारितंत्र की सबसे छोटी इकाई, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पारितंत्र की सबसे छोटी इकाई जल की बूंद है। जल की बूंद है, जिसमें जिसमें डाइटम, हिंदी में कहते हैं डायटम, जिसमें डायटम शैवाल रहता है। कॉमा, डूबे हुए व्यक्ति, डूबे हुए व्यक्ति के फेफड़ों में डायटम की जांच की जाती है। डूबे हुए व्यक्ति के फेफड़ों में डायटम की जांच की जाती है। समझ आया? कोई इंसान को अगर डुबा करके मारा गया है, तो उसका डेड बॉडी जब मिलता है तो उसके फेफड़ा में क्या चेक किया जाता है? डायटम। मरा हुआ होगा तो निश्चित पानी वानी पिया होगा, नाक से पानी वानी घुसा होगा तो फेफड़ों में गया होगा, नाक से जो पानी जाएगा फेफड़ों में जाएगा। तो डेड बॉडी को डूब करके मरा है तो चेक कैसे किया जाता है? डायटम उसके लंग्स में देख करके। तब वो चेक करेंगे कि कैसे मरा है। मार करके फेंकेंगे तो नाक से पानी वो खींचा नहीं है। डेड बॉडी जो रहता है मरने के बाद ऊपर आ जाता है। बॉडी जब ये होता है तो पानी के कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। लेकिन डुबा करके मारा गया तो कुछ देर उसको अंदर रखा गया पानी में। जितना देर पानी के अंदर, अब सांस चल रहा है तब तो शरीर के अंदर पानी जा रहा है। ऐसे ही रख दिया जाएगा बॉडी को, थोड़े पानी जाएगा उसके शरीर के अंदर। आप नहाते हैं तो आपके देह में पानी घुस जाता है? नहीं ना घुसता है। हाँ, तो नाक से पानी कब जाएगा? जब वो सांस खींचेगा, तो सांस अंदर खींचेगा तो लंग्स में चला जाएगा पानी। तो उसके फेफड़ों में क्या चेक किया जाता है? डायटम। क्योंकि यह इतना सूक्ष्म होता है कि पानी के एक बूंद में भी रहता है। समझ आ रहा है? तो सबसे छोटा पारितंत्र का हिस्सा कौन हो गया? पानी की बूंद। अगला पॉइंट लिखिएगा, सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र है। सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र है, तथा स्थल का सबसे बड़ा पारितंत्र, स्थल का सबसे बड़ा पारितंत्र, स्थल का सबसे बड़ा पारितंत्र घास का मैदान, घास का मैदान है। पारितंत्र घास का मैदान, या फिर कई जगह पर घास के मैदान को लिखा रहता है तो लिख लीजिएगा।
ग्रासलैंड तो होता ही है, टैगा वन भी बोला जाता है। टैगा वन सबसे बड़ा स्थलीय पारितंत्र घास का मैदान या टैगा वन है। हो गया। इसमें एक दो पॉइंट और है। न्यूट्रिशन के आधार पर जीव कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। हाँ, एक हो जाएगा क्या, स्वपोषी, लिखवाए थे। अच्छा, तो अभी चेक कर लेते हैं कि समझ आया कि नहीं आप लोगों को। इसमें आता है पादप और शैवाल। इसका हिंदी नाम बड़ा क्लिष्ट है। परपोषी में आता है सहजीवी सहयोगी। इसमें आएगा सहजीवी सहयोगी और परजीवी मृतोपजीवी। इसको कहते हैं हम लोग सिम्बायोसिस। इसको कहते हैं कॉमेन सेलिज्म, परजीवी पैरासाइटिक। वही तो पूछना है हमको अभी आप लोगों से। पहले आप ही पहले आप ही हमको तो पूछने दो पहले। सेप्रोट्रॉफिक पैरासाइट, हाँ। सेप्रोफाइटिक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे चील हो जाएगा। हाँ, परजीवी में अमरबेल, मच्छर, जोंक। इसमें आ जाएगा क्या? आर्किड, अधिपादप हिंदी में कहा जाता है। इसमें आ जाएगा कवक प्लस शैवाल, भैंस और कौवा। अभी आप उसी में भुलाए हैं, मच्छर के बाद क्या लिखे हैं? मधुमक्खी प्लस फूल। मच्छर के बाद जोंक लिखा हुआ। जोंक का होता है ना, क होता है। क होता है, इसलिए आप कंफ्यूज थे। सुधार लीजिए इसको, जोंक। लीच। हम्म, पहले लिख लीजिए।
यहाँ पर इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, प्लस प्लस, इसको क्या लिखेंगे, प्लस और जीरो, इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, और इसको केवल क्या लिखें, डिनोट किया जाता है। नहीं, क्वेश्चन में ये भी दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा कि बताओ प्लस प्लस निम्नलिखित में से किस पोषण को इसको दिखाते हैं, सहजीवी, सहयोगी, परजीवी, मृतजीवी। इसको समझा देते हैं, लिख लिए इसको। देखो न्यूट्रिशन जो है उसके आधार पर जीव कितने तरह के होंगे, दो तरह के, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में कौन आएगा, जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कर सकते हैं और शैवाल, यही ना दोनों कर सकते हैं, क्लोरोफिल तो सिर्फ इन्हीं दोनों के पास है, और परपोषी दूसरे पर निर्भर रहेगा। तो सहजीवी तो समझ रहे हो, जो दो जीव एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशन में रहते हैं, जैसे कवक है और दूसरा कौन है, एल्गी। तो कवक जो होता है यह एल्गी को क्या देता है, भोजन, क्या देता है, भोजन। और एल्गी कवक को, सॉरी उल्टा हो गया, कवक जो होगा वो एल्गी को क्या देता है, घर, क्या देता है, घर, शेल्टर। और एल्गी कवक को क्या देता है, भोजन। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। तो दोनों का संबंध हम लोग सिम्बायोसिस भी लिख सकते हैं या फिर म्यूचुअलिज्म भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, म्यूचुअलिज्म लिख सकते हैं, समझ आया। म्यूचुअल रिलेशन में मतलब दोनों एक दूसरे को क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए चूंकि यहां पर दोनों को लाभ है इसलिए दो प्लस का साइन दिख रहा है, ठीक है। तो कवक शैवाल दोनों म्यूचुअलिज्म है। भैंस जो होता है उसके कान में जो मोम रहता है, देखते होंगे भैंस चढ़ते रहता है तो उसके कान पर कौवा बैठ करके चोंच से उसके कान के अंदर का वैक्स निकालते रहता है, तो उससे कौवे को उसका भोजन मिल गया और भैंस का भी कान साफ हो गया, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, म्यूचुअलिज्म का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद है मधुमक्खी और फूल। फूल पर मधुमक्खी बैठती है तो उसके पॉलेन को खा करके उसका पोषण हो जाता है, और फूल में भी पॉलेन ग्रेन से पॉलेन ग्रेन जो होता है वो एंथर से स्टिग्मा पर चला जाता है तो परागण हो जाता है, तो पुष्प का में फूल बीज का निर्माण हो जाता है। तो फूल को भी फायदा हो गया, मधुमक्खी को भी फायदा हो गया। तो जहां पर दोनों जीवों को एक दूसरे पर लाभ हो इसलिए प्लस प्लस दिखाते हैं, सहजीविता कहलाता है, म्यूचुअलिज्म कहलाता है। क्लियर है। दूसरा क्या है, सहयोगी, कॉमनसलिज्म। इसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान नहीं होता है, कोई फायदा भी नहीं होता। नहीं समझ में आया, एक को लाभ मिला लेकिन दूसरे को उससे कोई लाभ नहीं मिला, नुकसान भी नहीं मिला। आ? फायदा मिल जा रहा है, इसका इसलिए तो एग्जाम्पल कम है, ऑर्किड प्लांट इसका एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है। पैरासाइटिक प्लांट है वो, जिससे वो भोजन अपना प्राप्त करता होगा, देखना होगा कि भोजन किससे लेता है, तो जिससे भोजन ले रहा है ना उसको कुछ हानि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उससे मर नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही परजीवी में आओगे तो एक को क्या होगा, फायदा, और दूसरे को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब जैसे अमर बेल है, तो अमर बेल जिस पर चढ़ता है लपेट करते उस पौधे को सुखा देता है, तो इसको क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, खुद फायदा ले रहा है। मच्छर हम लोगों से ब्लड ले रहा है तो बीमारी फैलाएगा, डेंगू वेंगू फैला देगा, सब फैलाएगा। जोंक जो होता है ब्लड सक कर तो उसको लाभ मिल रहा है, हम लोगों को हानि हो रहा है। क्लियर हो गया। तो इसको पैरासिटिक बोलते हैं। मृत जीवी का मतलब होता है केवल एक जीव। अब मृत है तो दूसरा का तो कोई मामला ही नहीं है। क्या कोई जानवर मरा हुआ है तो उसको लाभ हानि क्या है, कुछ लाभ हानि नहीं है, लेकिन यहाँ पर चील को उससे फायदा मिल जा रहा है। खा रहा है तो भोजन नहीं मिलेगा उसको, खाने का फायदा मिलेगा। हम लोग नहीं तो उस जानवर से रिलेट करेंगे ना जिसको वो खा रहा है। रिसर्च करना आर्किड, जिस पर वो रहता है आर्किड, जिससे वो भोजन लेता है उसको लाभ नहीं मिलता है, लेकिन आर्किड को उससे उसका भोजन मिल जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया, छोटा सा हेडिंग बनाइएगा। हम्म, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी गिद्ध को कहा जाता है स्कैवेंजर, धरती को साफ सुथरा रखता है। हो गया। छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, विभिन्न स्थानों पर उगने वाले पौधों के नाम। विभिन्न स्थानों पर उगने वाले पौधों के नाम। हो गया।
पहला लिखिएगा मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे क्या कहेंगे? जेरोफाइटिक। मरुस्थलीय पौधे हो गया। दूसरा लिखिएगा लवणीय जल में उगने वाले पौधे, लवणीय जल में उगने वाले पौधे, लवणीय जल में उगने वाले पौधे हेलोफाइटिक। नेक्स्ट लिखिएगा जल में उगने वाले पौधे या जलीय पौधे, जलीय पौधे हाइड्रोफाइटिक, जलीय पौधे हाइड्रोफाइटिक। उसके बाद लिखिएगा आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि डैश देकर के लिखिएगा हैगोफाइट्स बोला जाता है ना, हाँ हाइगोफाइट, हाइगोफाइटिक। आर्द्र भूमि पर जो पौधे उगते हैं उनको हाइगोफाइटिक बोला जाता है। टुंड्रा किसको बोलता है? टुंड्रा, टुंड्रा क्षेत्र है, हाँ हाँ, तो उसमें लिखिएगा नेक्स्ट टुंड्रा टैग, टुंड्रा ऐसे लिखेंगे, टुंड्रा टैग यानी टुंड्रा वाली जगह पर उगने वाले पौधे मेजोफाइटिक। मेजोफाइटिक। उसके बाद लिखिएगा चट्टान, टुंड्रा टैग। उसके बाद लिखिएगा चट्टान, चट्टान पर उगने, चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइटिक। चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइटिक। ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, मेजोफाइटिक। नोट में लिखिएगा प्रत्येक पोषी स्तर पर, प्रत्येक पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा, प्रत्येक पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह सिद्धांत, यह सिद्धांत लिंडमान द्वारा दिया गया था। जिसे 10% एनर्जी फ्लो थ्योरी, 10% एनर्जी फ्लो थ्योरी भी कहा जाता है। 10% एनर्जी फ्लो थ्योरी भी कहा जाता है, बता रहे हैं। ये हो गया ना? ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे समझो इसको कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर होगा, उत्पादक होगा ना, उत्पादक को जो खाएगा वह क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा और उत्पादक को खाएगा उसको कहेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, और जो इन दोनों को खाएगा वह होगा तृतीयक उपभोक्ता, और जो सबको सड़ा गला देगा उसको क्या कहेंगे? अपघटक। समझ गए? अब यहां पर जो पौधे हैं, ये पौधे क्या लेते हैं? सूर्य से एनर्जी लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सूर्य से इनके पास आता है 100% एनर्जी। ठीक है,
लेकिन वो फोटोसिंथेसिस में 100% एनर्जी का यूज कितना करते हैं, 10%। और 90% एनर्जी जो होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। समझ आया? अब इस पौधा को कौन खाएगा? बकरी। बकरी खाएगी ना। तो बकरी पूरा पौधा मान लो जड़े उखाड़ करके चबा गई, लेकिन उसके शरीर में 100% पौधा खा गई, लेकिन उसके शरीर में उस पौधे का एनर्जी कितना कंज्यूम होगा? 10%। 90% उसके एक्सक्रीटरी वेस्ट के थ्रू वो एनर्जी इन्वायरमेंट में निकल जाएगा। समझ में आया? इस बकरी को कौन खाया? कुत्ता मान लो खा गया, तो कुत्ते को एनर्जी कितना मिलेगा? 10%। इसको खा गया कौन? शेर, उसको 10%। और ऐसे सारा एनर्जी लास्ट में 90% तो इन्वायरमेंट में ही रह रहा है ना। और जब वो जानवर मरा तो उसके बॉडी को सड़ा गला देगा अपघटक, तो 10% एनर्जी वो वाला चला गया जो सूर्य से निकल करके आया था, और 90% तो वो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में है। तो फिर 100% एनर्जी क्या हो जाता है? इन्वायरमेंट में मेंटेन रहता है। यह बात बताने का काम किसने किया? लिंडमैन ने। इसी को बोला जाता है 10% एनर्जी फ्लो थ्योरी। समझ आया? अब इसी को हम लोग ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन है? उत्पादक। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कौन है? इसी को पोषी स्तर या ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। पहला पोषी स्तर उत्पादक, दूसरा पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा पोषी स्तर द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा पोषी स्तर तृतीयक उपभोक्ता, पांचवा पोषी स्तर अपघटक। ठीक है? तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पर 10-10% एनर्जी का फ्लो होता है। हर एक पोषी स्तर या ट्रॉपिक लेवल पर 10-10% एनर्जी क्या होता है? फ्लो करते रहता है। समझ गए? तो मान लो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा पोषी स्तर कौन सा है, तो क्या बोलोगे? हम्म? सबसे बड़ा पोषी स्तर कौन है? तो पोषी स्तर ट्रॉपिक लेवल का पिरामिड जो होता है वह कुछ इस तरह का होता है। ठीक है? इसका जो पिरामिड होता है वो ऐसे होता है। सबसे पहले कौन होगा? प्रोड्यूसर, उत्पादक। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? प्रोड्यूसर के। उसके बाद कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि इससे कम है। उसके बाद कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सबसे कम कौन होगा? टर्शियरी कंज्यूमर। और उससे भी कम कौन होगा? डिकम्पोजर। तो इस तरीके का हर एक यह क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक लेवल ही सब है। समझ में आ गया? अब इसी के आधार पर दो चीज बनता है, एक फूड चेन बनता है और एक फूड वेब बनता है। ठीक है? तो फूड चेन क्या कहलाएगा? हर एक ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए अगले ट्रॉपिक लेवल पर निर्भर है। एग्जाम्पल के रूप में ग्रास है, घास। घास को कौन खाएगा? इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फूड चेन। फूड चेन इसको कहा जाएगा, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला इसको कहेंगे, फूड चेन। ठीक है? और भी कई तरीके से हो सकता है, जैसे ये ग्रास है, इस ग्रास को कौन खाया? हिरण खाया। हिरण को कौन खाया? बाघ खाया, लायन खाया। तो ये भी एक फूड चेन ही है। तो अगर एक चेन में सब जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, तो फूड चेन कहलाएगा। और इसी से एक फूड वेब भी बनता है। कैसे फूड वेब बनेगा? तो देखो, यही ग्रास है, इस ग्रास को खिला दो किसको? हिरण को। ठीक है? हिरण को कौन खाएगा? लायन। ठीक है? हिरण को कौन खाएगा? लायन। लायन मरेगा तो इस लायन को कौन खाएगा? ईगल खा जाएगा। देखो, ये भी बन सकता है। ग्रास यही है, इस ग्रास को कौन खाया? रैबिट, खरगोश। खरगोश को कौन खाया? स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। ठीक है? तो ये क्या बन गया? फूड वेब। वेब का मतलब क्या होता है? जाल। एक, हाँ, अगर हम लोग देखते हैं कि सीधा एनर्जी फ्लो कर रहा है तो ये श्रृंखला है, चेन। और सब श्रृंखला आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो उसको फूड वेब कहते हैं, आहार जाल। ये आहार जाल हो गया, ये सीधा जा रहा है, आहार श्रृंखला हो गया। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? रेबिट मतलब
प्रदूषण, पॉल्यूशन। नहीं, न्यू चैप्टर नहीं, इसी का टॉपिक है, पॉइंट है प्रदूषण, पॉल्यूशन। लिखिएगा, पर्यावरण में, पर्यावरण में गैसों, मृदा, मृदा तथा जीव जंतुओं का एक निश्चित अनुपात है, एक निश्चित अनुपात है, कौमा इस अनुपात में आने वाले कमी को, इस अनुपात में आने वाले कमी को प्रदूषण कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, जब मानव तथा प्रकृति, मानव तथा प्रकृति, प्रकृति माने नेचर, प्रकृति दोनों के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में, दोनों के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी होती है, तो उसे अवनमन, अवनमन अंग्रेजी में कहते हैं डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, अवनमन डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो, ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप। ठीक है, ठीक है, ज्वालामुखी और भूकंप को किसने में रखेंगे? अवनमन में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति के कारण भी होता है और मनुष्य का भी कुछ योगदान उसमें होता है। प्रदूषण किसको कहा जाता है? प्रदूषण किसको कहा जाएगा? जैसे पूरा एयर अपना कितना परसेंट है? 100%। 100% में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। अब इसमें नाइट्रोजन बढ़ जाए तो क्या कहेंगे? वायु प्रदूषित हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, वायु प्रदूषित हो गया। पानी है तो पानी का जो टीडीएस वॉल्यूम होना चाहिए, उस टीडीएस वॉल्यूम में कुछ कमी या ज्यादा हो जा रहा है तो क्या कहेंगे? पानी प्रदूषित हो गया। ध्वनि, कितना डेसिबल का ध्वनि होना चाहिए, उसमें चेंज हो गया तो ध्वनि प्रदूषण हो गया। तो कोई भी अनुपात, मतलब जो प्रकृति में है जिन चीजों का, उस अनुपात में अगर कमी या फिर अधिकतर हो जाता है तो उसको हम लोग प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, प्रदूषण का टाइप फिर अगले क्लास में करेंगे, आज इतना ही। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन कल बनवाएंगे। ठीक है, सेल चैप्टर का 50, 35 या 40। सेल का कितना क्वेश्चन बनवाए थे? 30 ही बनवाए थे। ठीक है, तो ये बाकी है।